हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद एक नया फ्रेश टॉपिक ला रहे हैं। कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए वीडियो आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक के साथ कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि कूलाम के नियम से ही रिलेटेड है, उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको कूलाम का नियम आता है तो यह वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए। अपने बनाए गए नोट्स अच्छे होते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम ओमकार दुबे, आपका स्वागत हमारे इस प्यारे चैनल येलो वाइब्स में। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सदिश रूप क्या होता है, कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में उन सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। बट इससे पहले आपको कूलाम का नियम आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, ये वीडियो आपके लिए। अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप कूलाम के नियम को भी देख सकते हैं। कूलाम का नियम आएगा तब ये आप कर सकते हैं। तो आज हम इसको न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे, सब पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो कूलाम का नियम सदिश रूप, पहले इम्पोर्टेंस जान लें इसकी, मतलब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसको। कूलाम के नियम को यूज़ करने का कारण ये है कि कूलाम नियम से हम क्या निकालते हैं, वैद्युत बल, यानी कि एफ इलेक्ट्रिक। और एफ इलेक्ट्रिक हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। और सदिश राशि की कोई ना कोई दिशा होती है। तो दिशा है तो इसे कूलाम का नियम जो था, याद करो कौन सा था। एफ जो था वो बराबर था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जब एफ जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो ये पूरा वेक्टर फॉर्म में किस तरह होगा, चूंकि एफ जो है इक्वल है इसके, इस क्वांटिटी के। तो एफ वेक्टर फॉर्म में, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब बराबर होगा, इक्वल होगा। तो उसी के लिए कूलाम का नियम का सदिश रूप है ये। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखते हैं, उसके बाद एक डायग्राम है, एक ग्राफ बनाते हैं। ये रहा। अब कोई हम यहाँ पे ले लेते हैं एक आवेश, और ये ले लेते हैं हम, कहाँ पे ले लें, चलो ऊपर नीचे ले लेते हैं। ये ले ले रहे हैं एक आवेश, ये ले ले रहे हैं दूसरा आवेश, यानी कि Q1 Q2, और ये ओरिजिन है O। अब Q1 का ओरिजिन से स्थिति सदिश कितना है, R1, यानी कि ये जो है ये R1 वेक्टर है। ठीक है। और Q2 का ओरिजिन से स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कितना होगा, हाँ सही बोला, R2 वेक्टर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी है। ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर पे आपको लगाना पड़ेगा, दिशा दिखानी पड़ेगी। अब सबसे पहले आप देखिए कि ये जो Q2 है, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 है। समझ नहीं आया होगा, ध्यान दो।
देखो जो क्वांटिटी बाद में लिखी जाती है उसके कारण पहले पे लगता है, तो एक बाद में लिखा है यानी कि एक के कारण दूसरे पर लग। अरे ये दोनों जब, रुको बता, देखो एक अनुदिश हैं, ये दोनों अनुदिश हैं एक अक्ष के, तो ये वाला 4 ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ठीक है। ये इसको रिपेल करेगा अगर समान चार्ज होंगे तो, और अगर ये दोनों चार्ज अगर विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे साइन के, तो दोनों आकर्षित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो वही कूलम्ब फोर्स कह रहा है कि Q के कारण Q2 पर Q1 Q2 पर लगाएगा और Q2 Q1 पर लगाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है बल, तो उसको हम लिख दिए F21। और इसी तरह से Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा, F12, यानी कि 2 जो है वो 1 पर लगा रहा है, ठीक है। इसे नोट कर लो और विस्थापन सदिश हम देख लेंगे। नोट करो पहले इसे, ठीक है, कर लिया। अब एक चीज देखेंगे और रुको इसको मिटा दे पहले। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पढ़ा ही होगा, हाँ। तो वो इस दो के सापेक्ष यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, समझ नहीं आया। अरे इसके सापेक्ष इसकी दूरी कितनी है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो बस, ठीक है। तो दूरी हमने मान लिया r, किसके सापेक्ष ले रहा है, 1 के कारण, किस पर ले रहा है, 2 पर, r21, ठीक है। चूंकि वेक्टर फॉर्म में है तो ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे के सापेक्ष पहले तक की दूरी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अच्छी गंदा कर दे रहा, r12, ठीक है, और वेक्टर लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसे नोट करो। अब एक चीज देखना, ये हम मान के चल रहे हैं 2 के सापेक्ष पहले का है, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर ही था, तो इसे हमने नाम दिया है r21 वेक्टर, ठीक है। नहीं r21 नहीं, r12 रहेगा, r12, ठीक है, यानी 2 के सापेक्ष 1 का, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में कि वेक्टर्स को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, एक त्रिभुज योग नियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो इसे हम ऐड करेंगे किससे, त्रिभुज योग नियम से। तो आप त्रिभुज योग नियम देखिए किस तरह से ऐड करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो शुरू कहाँ से करते हैं, देखो ओरिजिन से शुरू करेंगे जोड़ने के लिए। हमेशा ओरिजिन से मतलब नहीं कुछ, मतलब वहाँ से होता है जहाँ से आप देखेंगे जिस वेक्टर का शीर्ष दूसरे वेक्टर के पक्ष पे हो, वहीं से एडिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पुच्छ इसका पुच्छ, तो ये एडिंग यहाँ से शुरू नहीं होगी, एडिंग यहाँ से शुरू नहीं होगी। यहाँ पे आइए देखिए, इस वेक्टर का पुच्छ और इस वेक्टर का शीर्ष, यानी कि एडिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐड होके ये रिजल्टेंट मिल जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जोड़ के ये आ जाएगा, तो r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, ठीक है। अब इसे आप इधर उधर कर दीजिए, करना हो तो r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसे याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में कभी कभी दिमाग घुमाने के लिए भी पूछ लेता है
कि इसका r1 वेक्टर इतना है, r2 वेक्टर इतना है, और इनके बीच का विस्थापन सदिश निकालिए पहले दो दूसरे के सापेक्ष पहले का। नहीं समझ में? एग्जाम में पूछता है कि ये r1 वेक्टर दिया रहेगा, r2 वेक्टर दिया रहेगा, q1 q2 दिया रहेगा, बोलेगा q2 के सापेक्ष पहले का विस्थापन सदिश निकालिए। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इजीली। नोट करो इसे, मिटा दें। चलो एक क्वेश्चन आया हुआ दिमाग में, सर हमने तो इसके सापेक्ष इसको ले लिया, अब इसके सापेक्ष इसको भी ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, ये वाला जो इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल के इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष इसको ले रहे हैं, यानी इससे इसकी कितनी दूरी है तो डायरेक्शन उसी तरफ होगा। तो इसमें भी आप सदिश योग नियम लगाएंगे, त्रिभुज का सदिश योग नियम लगाइए। तो सदिश योग नियम इसमें लगाए, देखो इसमें से शीर्ष पुच्छ ढूंढना है, तो ये दोनों पुच्छ हैं, यहाँ से एडिंग नहीं शुरू होगी, यहाँ पे दोनों शीर्ष हैं, यहाँ से भी एडिंग नहीं शुरू होगी, ये दोनों शीर्ष हैं। ठीक है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला देखो शीर्ष, और ये का पुच्छ, यहाँ से एडिंग शुरू होगी, यानी r1 वेक्टर प्लस r, और ये वाला बदल जाएगा वैल्यू, क्योंकि हम अब पहले के सापेक्ष दूसरे का ले रहे हैं, r21 हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसे नोट करिए। ठीक है, तो देखा देखा सा लग रहा है, नोट करो तब बताते हैं। चलो ठीक है, सब समझ में आया, ये एडिंग वाला नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक है, बता रहे। देखो थोड़ा सा 11th के कॉन्सेप्ट पे आओ। कोई अगर मान लीजिए वेक्टर हमको दे रखा है, ये रहा ए वेक्टर दे रखा, ठीक है, और इसी में हमको दे रखा है एक मान लो ये वाला वेक्टर। ठीक है, इसका शीर्ष है, इसका पुच्छ है, यानी इस तरह से बी वेक्टर कह रहा है ऐड करके बताओ। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को ऐड करके बताओ, किस मेथड से? ट्रायंगल वाले मेथड से। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? देखो एक का शीर्ष एक का पुच्छ, ठीक है, इसमें एडिंग होगी तो जो दिशा आएगी, तो ऐड जो परिणामी आएगा रिजल्टेंट वो यहीं पे आएगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहीं पे आएगा। बट उसकी दिशा क्या होगी ये नहीं पता होगा। दिशा इसकी दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ऊपर की तरफ हो या तो नीचे की तरफ हो, इनमें से कोई एक ही होगा। तो कैसे पता करेंगे कौन सा होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? इसके लिए क्या करना है, एक बार आप इसको मान के चलो जो रिजल्टेंट आएगा उसे सी वेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, अब मान के चल रहे हैं कि रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है। चलो हम मान के चल रहे हैं रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसे डिस्प्रूव कैसे करोगे? देखो ए वेक्टर, अब एक चीज़ समझो, यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो पॉसिबिलिटी होगी, जो रिजल्टेंट आना चाहिए, देखो अभी बता रहे, ये रहा और ये रहा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। दिक्कत कहाँ पे है? सी वेक्टर वाले डायरेक्शन में। तो अब हम एक बार मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है ये थियोरेटिकली सही भी है, यही हम लोग को बताया गया है 11th में कि जो रिजल्टेंट आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आता है। इस डायरेक्शन में क्यों नहीं आ सकता? करना क्या है, इसे मिसप्रूव कर दो, डिस्प्रूव कर दो, अपने आप ही ये वाला राइट हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो
इन दोनों को ऐड करने पर डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, और इन दोनों को ऐड करने पर डायरेक्शन किस तरफ आना चाहिए, इस तरफ, और हम डायरेक्शन लगाएं किस तरफ है, नीचे की ओर। देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ठीक अपोजिट है, और अपोजिट होने के कारण ये दोनों निरस्त हो जाते हैं, और इसका रिजल्टेंट जो आ जाता है, इस तरह से जब दिशा लगाते हैं वो आ जाता है 0, समझे। और यहाँ पे जब रिजल्टेंट रहेगा तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ आ ही रहा है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला डायरेक्ट आ जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये वाला इस तरह से इसकी ये दिशा हो जाएगी, इसलिए इसकी दिशा नीचे नहीं होती, क्योंकि ये एक देखो साइक्लिक बन जा रहा है, साइक्लिक चीज, साइक्लिक समझ रहे हो ना, चारों तरफ से बंद, चक्रीय, चक्रीय जिसे बोलते हैं वही है। तो डायरेक्शन इस तरफ होती है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, नोट करो इसे। चलो हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, एक हमारी क्वांटिटी आई थी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r21 वेक्टर में r1 2 वेक्टर, यही आई थी, हाँ यही आई थी, इसे एक मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब इसे हम एक और आया था हमारा, वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर था, वो बराबर था r21 वेक्टर के, ठीक है, इसे 2 हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक चीज देखो, इस r1 वेक्टर को r2 वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, देख के बताओ, ऑब्जर्व करो, लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, अब देखना, चूंकि ये वाला जो है ये r12 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, r12 वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ ले रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू हमारी प्लस आनी चाहिए, देखो अंदर क्या बचेगा, ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, लगा कुछ सेम सेम, अरे r2 माइनस में है तो r2 माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कुछ लगा सेम सेम। आप लिख सकते हैं कि r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का r21 वेक्टर, ये भी आप याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए इसे। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में हम लेते हैं तो इनकी जो दिशा होती है वो अलग अलग हो जाती है, बस इनका परिमाण मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहता है, एग्जैक्ट, बस यही बता रहा माइनस चिन्ह। देखो r21 वेक्टर की दिशा इस तरफ आ रही है और r12 की वेक्टर की दिशा इस तरफ आ रही थी, दोनों अपोजिट है ना, बस वही चीज बता रहा है ये माइनस का साइन। तो यूनिट वेक्टर के बारे में देखिए, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अब इसका यूनिट मतलब छोटा सा पार्ट, यूनिट पार्ट, इकाई पार्ट है, यानी छोटा सा पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए बहुत छोटा सा पार्ट लिया, अगर इसका हमने बहुत छोटा सा इतना पार्ट ले लिया, इतना छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इसके डायरेक्शन को किस तरह से दिखाएंगे, फिर तो आप तीर लगा नहीं सकते, ऐसे छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा कर दिया, और छोटा हो, कोई
पॉइंट के साइज का हो, तब इसका पॉइंट से मिलकर बना है ना ये सब। तो एक पॉइंट की डायरेक्शन क्या है वही हमारा बताता है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो ये पॉइंट की डायरेक्शन आप देखने के लिए कैसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये तीर नहीं लगा पाएंगे आप, इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर एक कैप लगा के, ये कैप लगा दी, यूनिट वेक्टर बन गया। और यूनिट वेक्टर बराबर होता है इस वेक्टर के और अपान इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलो अभी आपने देखा था कि आर वेक्टर जो 1 2 था वो बराबर माइनस का आर वेक्टर 2 1 के था। तो जब पूरे के पूरे वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके यूनिट वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R12 कैप, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यूनिट वेक्टर R12 कैप और इसके क्रॉसपॉन्डिंग R21 कैप, और कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का, यानी कि यूनिट वेक्टर भी माइनस हो जाएंगे इसके पूरे के पूरे वेक्टर के कारण। इसे नोट करिए। इसके बाद इसको हम कूलाम के नियम में अप्लाई करेंगे। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, एफ वेक्टर, मान के चलिए हाँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये होता है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। और हमको देखना है कि एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर कितना बल लग रहा है या फिर दूसरे के कारण पहले पर कितना बल लग रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एफ वेक्टर 1 2 यानी 2 के कारण पहले पर लगने वाला बल बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर कितना था इसके क्रॉसपॉन्डिंग आर जो था वो 1 2 स्क्वायर इंटू R12 कैप। और इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये आर कैप को अभी हमने बताया था कि जो किसी भी वेक्टर का जो इकाई सदिश होता है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप आर कैप की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन ये और ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्यू, ये रहा ये फॉर्म, नोट करिए इसे। कर लिया, ओके। इसे आप नाम देके चलो लगभग 1, ठीक है। अब यहीं से एक आप और चीज़ देख सकते हो, यहीं से आप इसको बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम मान के चलें कि जो F12 वेक्टर था वो F21 वाला निकालते हैं। अब F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर हुआ, ठीक है। अभी आपने देखा था हमने एक संबंध निकाला है कि जो R12 वेक्टर था वो माइनस के R21 वेक्टर के बराबर था, ठीक है, ये था ना।
तो इससे आप इन दोनों में कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस है ही। देखो R12 कैप बराबर होगा माइनस का R21 के, तो इसके जगह पे हम माइनस का R21 लिख सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलेगा कि जो F12 वेक्टर होगा वो बराबर होगा माइनस का F21 वेक्टर के। ध्यान से देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है। यहाँ से सिद्ध आप कर सकते हैं, फिर प्रूव कर सकते हैं। नोट करो, कर लिया। देखो इसका महत्व समझते हैं कूलाम, इसके सदिश रूप का, यानी महत्व। इम्पोर्टेंस, मच्छर भी घुस आया। इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट, तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कूलाम के नियम के सदिश रूप है, उससे आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कूलाम बल होता है, कूलाम फोर्स, ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा इससे ये पता चलता है कि जो कूलाम बल है वो जो दो आवेशों के मध्य लग रहा है वह एक केंद्रीय बल है। मतलब क्या, केंद्रीय बल किसे कहते हैं, कोई दो पिंडों, उनको मिलाने वाली कोई रेखा होगी, कोई एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं केंद्रीय फोर्स, मतलब सेंट्रल फोर्स। तो हमने देखा अभी कि Q1 Q2 था, इसके कारण इस पर इस तरफ बल लग रहा था, इसके कारण इस पर इस तरफ बल लगा था, इस एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स होगा। तो इसे आप नोट कर लो, कर लिया, चलो बढ़िया। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। फर्स्ट देखो क्वेश्चन, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। इनके बीच लगने वाले कूलाम बल की प्रकृति व गणना निकालिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्लस में, मतलब प्लस का मतलब हम एक साइन दे रहे हैं, प्लस का मतलब मान के चलो आकर्षण हो रहा है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्रतिकर्षण, रिपल्सन हो रहा है, तो प्लस हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, बस प्लस हम मान के चल रहे हैं, अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि इससे आपको पता चले कि ये जो प्लस हम लगाए हैं ये आकर्षण बल को दिखा रहा है। बी देखेंगे, माइनस का 6.67, ठीक है, और
सी देखेंगे 8.1 इंटू 8 न्यूटन। डी देखेंगे, डी 2 पॉइंट, ये हमारा प्लस वाला ही है। अब 2.7 इसमें से सॉल्व करके बताओ क्या होगा। पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो। कौन सा सही आंसर होगा? ये वाला, एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है। ये दोनों तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? साइन देखो आप, माइनस लगा, इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कभी रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, तो रिपल्सन कभी पॉसिबल है इनमें नहीं। अट्रैक्शन होगा सिर्फ। तो रिपल्सन वाली ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। ये दोनों बचे, इन दोनों में आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। सॉल्व करोगे, इतना ज़्यादा बल तो कभी लगेगा नहीं। इतना न्यूटन, इतना ज़्यादा इनके पास चार्ज नहीं होता कि इतना ज़्यादा ये बल लगा पाएँ। यानी 10 के पावर 11 न्यूटन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इतना ज़्यादा तो इनके पास पावर रहे ही नहीं कि ये इतना ज़्यादा बल लगा लें। बचा कौन सा आंसर? ये वाला। फिर आप टिक मार लो, सही हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी नहीं सकते हो, यही आएगा। ठीक है, ये तो बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का, किस तरह से सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया? मिटा दे। अच्छा चलो एक और सवाल लगाओ। क्वेश्चन 2। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच लगने वाला बल एक ए, ऑप्शन नंबर ए 3.7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 0.118 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 13.7 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 9.8 गुणे 10 के पावर -27 मीटर। सॉल्व करिए इसे, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तब तक देख लो मैं कैमरा ठीक तरह से चल रहा है नहीं। कर लिया? कर लिया? आंसर तो ये आया होगा। जिसका ये आंसर आया है ये गलत है। ठीक है, सही आंसर इसका ये वाला होगा। कैसे होगा देखो, प्रश्न सही से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच लगने वाला बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो।
द्रव्यमान नहीं, भार के बराबर होगा। भार का फार्मूला जानते हैं, यानी वेट का फार्मूला जानते हैं, W = mg। ये आप पढ़े होंगे 11th में। यहाँ से पहले आप W निकालेंगे, उसके बाद m का मान, m तो आपको पता ही होगा कि जो m होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और g आपको दे ही रखा है, ये रहा। W की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, और W की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारे इनके बीच दो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लगेगा वो F की भी होगी, ठीक है। तो W की वैल्यू जो आएगी वो कूलाम फोर्स भी होगा, और कूलाम फोर्स आपको पता है कि F = होता है K/Q1Q2/r²। आपको ये R निकालना है, तो R को एक तरफ कर दीजिए, R² यानी R² K आपको पता ही है 9.0 × 10⁹ तो Q1 Q2 यानी दो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन ही है दोनों। तो 1.1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो दो प्रोटॉन है यानी कि स्क्वायर अपॉन F आ जाएगा, और F की वैल्यू आप निकालेंगे ही। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। कोई भी बोलता है कि स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, स्क्वायर कैसे उस तरफ चला जाएगा, गलत बोलते हैं। जो भी बोलते हैं स्क्वायर उस तरफ जाता नहीं है, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेते हैं। दोनों तरफ को वर्गमूल लेंगे जब, तो हो जाएगा R यानी कि ये R = ये आप सॉल्व भी कर लेंगे, रूट में आ जाएगा 9.0 इसे आप सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये वाला आएगा। आपने गलती क्या किया था, आपने डायरेक्ट m की वैल्यू f की वैल्यू के बराबर कर दी थी, जबकि लिखा हुआ है यहाँ पे कि भार के बराबर है, आप द्रव्यमान के बराबर रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। W आप पढ़े हैं, W = mg। आप W की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू, ये वाली m की वैल्यू और g की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आप W की वैल्यू निकालेंगे। भार के बराबर, द्रव्यमान के बराबर नहीं है। नोट कर लो इसे। नोट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो, और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।